बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आप सब के लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आए। आज हमने अपने शो को दो हिस्सों में तकसीम किया है, और शो के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक 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 बहुत ही एक ख़ास टॉपिक पे, खेल के बारे में बात करेंगे। और खेल कौन सा है वो मैं अभी बताता हूँ। हर मुल्क में कोई ना कोई एक खेल ऐसा खेला जाता है जिसके लिए उसके जो शहरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में फ़ुटबॉल इतने शौक़ के साथ देखा और खेला जाता है कि जब उनकी कौमी टीम का मैच होता है तो सड़कें वाकई सुनसान हो जाती हैं। कौमी टीम का क्या, बस फ़ुटबॉल का मैच होता है, कोई अगर फुटबॉल कप है, कोई इस तरह का कोई बड़ा इवेंट है, तो लोग सारे काम छोड़ के वो 1-2-3 घंटे के लिए वो फुटबॉल मैच देखते हैं। हमारे मुल्क में सूरत हाल कुछ अलग है। हम भी उतने ही ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा बड़े दीवाने हैं क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट खेलने का हमें जहाँ मौका मिलता है हम क्रिकेट खेलते हैं। हमें बेशक वो अपनी छत पे, अपने सहन पे, हमें अपनी गली में, हमें सड़क पे, हमें जहाँ तो एक खाली प्लॉट में या किसी एक ग्राउंड में, वहाँ घास हो या ना हो, विकेट हो या ना हो, हम अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं और क्रिकेट से सही मानों में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रायल सीरीज़ हुई जिसमें ज़िम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा तरीके से कामयाबी हासिल की। हम पाकिस्तानी कौमी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट होता है क्रिकेट के हवाले से, जब भी हमारी पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है कहीं, तो उस वक्त हम आवाम में किसी किस्म की कोई शिद्दत नज़र नहीं आती है। कोई एक दूसरे को बुरा भला हम लोग नहीं कह रहे होते हैं। इवन हमने देखा कि अगर पूरी कौम किसी कुछ मौक़े ऐसे मिले हैं जब मुत्तहिद हुई है, इकट्ठी हुई है, तो वो क्रिकेट मैच के दौर में हमने देखा ऐसा कि जब इंडिया के साथ क्रिकेट मैच है या किसी टीम के साथ क्रिकेट मैच है और पूरी कौम जो है वो इकट्ठे जो है ना वो एक वेट कर रही है अपनी टीम की, का खुशी जो है उसे सेलिब्रेट कर रही है। खैर जनाब, हम बात करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट का क्या हाल है इन दिनों, जो है वो हमारी टीम क्या क्या परफॉर्मेंसेस जो है वो दे रही है। और फ़खर जमान इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो जो एक आलमी रैंकिंग होती है उसमें दूसरे नंबर पे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अरसे बाद हमें एक ओपनर बैट्समैन मिला है। और बाकी सरफराज की टीम में जो है वो क्या क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त, जो है हमें अपनी टीम को कहाँ बेहतर करना है, आप दोस्त क्या कहते हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, बहुत ही ख़ास मेहमान है हमारे साथ। इन्हें हमेशा हमने क्रिकेट के हवाले से बात करते हुए देखा है, और क्या बेहतरीन तज्ज़िया रखते हैं। इनकी प्रेडिक्शंस जो होती हैं, मैं तो उनका फ़ैन हूँ कि ये जो एक दफ़ा प्रेडिक्ट करते हैं ना तो वो बस वैसा ही हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। कैसे हैं मिर्ज़ा साहब? अल्लाह का करम, आप बताएं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप भी वैसे क्रिकेट वगैरह खेलने निकल जाते हैं कभी कभी के? बहुत कम, अब इस उम्र में नहीं, लेकिन पहले मैं खेलता था और मेरे क्लब में सईद अनवर, बड़े अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ खेलते थे। बाद में आसिम कमाल, राशिद लतीफ़, ये सब आए। अच्छा। तो बस मैंने कहा ना कि जहाँ मौका मिलता है ना, क्रिकेट हो रही होती है ना, तो वो बस हम घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत, तो मुबारक हो जनाब, पाकिस्तानी टीम ने बड़ी बेहतरीन किस्म की कामयाबी हासिल की है अभी। एक टीम तो ज़िम्बाब्वे थी, उसका तो चले कुछ नहीं कह सकते, मगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो इट्स एन अचीवमेंट। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने फ़हीम 28 साल के बाद किसी फ़ाइनल मैच में हराया। मुझे अच्छी तरह से याद है 1990 में ऑस्ट्रेलेशिया कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था शारजा में। तो 28 साल के बाद किसी फाइनल में हराना ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और 9th कंसेक्यूटिव सीरीज़ विन है सरफराज अहमद और उसकी टीम के लिए, तो एक बड़ा अचीवमेंट है। पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में नंबर 1 है। इंडिया जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी के बाद नंबर 2 हो गया है। और पाकिस्तान के जिस तरह से पाकिस्तान पेशकदमी कर रहे हैं ना,
T20 में ख़ास तौर पर जो शॉर्टर वर्जन में, जब पहला हाँ, जी हाँ, T20 हुआ 2007 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और फाइनल में इंडिया से हार गया। लेकिन फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने दूसरे T20 में कामयाबी हासिल की 2009 में 21 जून को यूनुस खान की कप्तानी में इंग्लैंड में जीते। 2010 में हम सेमीफाइनल में हार गए, सईद अजमल को बहुत छक्के लगा दिए थे माइकल हसी ने, वेस्ट इंडीज़ में हुआ। फिर 2012 में सेमीफाइनल में आए। अभी पिछले 2016 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 2014 में भी बेहतर थी। तो अब पाकिस्तान 2016 में टेस्ट में मेरा ख्याल सही रही हमारी। 2016 में, जी बिल्कुल, 2016 में जब मिसबाह उल हक कप्तान थे तो सितंबर में पाकिस्तान को आईसीसी का मेस मिला, वो जो गुर्ज है, और पाकिस्तान आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की नंबर 1 टीम हो गया। अच्छा, वो 9 सीरीज लगातार हम लोगों ने विन की थी जी, T20। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल इस जीत के बाद एक तनकीद जो लोगों की सुन रहे थे, कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने हर बात पे नामंजूर का नारा लगाना होता है, उन्हीं में से एक है। कुछ ऐसे लोग भी जो कहते रहे क्या ऑस्ट्रेलिया को हराया तो सारी यंग टीम थी उनकी, सिर्फ 2 खिलाड़ी थे पुराने, नए लड़कों के साथ जीत के आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसी बात भी थी, टीम कमज़ोर थी उनकी। देखिए, कमज़ोर तो नहीं थी टीम, उनकी तजुर्बाकार नहीं थी, लेकिन अच्छा। उनके यंगस्टर्स, ऑस्ट्रेलिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसमें एक से एक खिलाड़ी आता है। अगर वो उसमें स्टीव स्मिथ पे पाबंदी लग गई, डेविड वार्नर पे पाबंदी लग गई, और प्लेयर्स उनके पास है, तो ये कहना बिल्कुल ज्यादती की बात है कि उन्होंने बच्चे भेज दिए थे। हाँ, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले मैच में, लीग मैच में पाकिस्तान को हराया, 100 कुछ पे पाकिस्तान को ऑल आउट कर लिया। 2 मैचेस हुए, 2 जिम्बाब्वे से, 2 ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से एक लीग मैच हारा और फिर उसने दूसरा लीग मैच जीता और फिर फाइनल जीता। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही। ज़रा झलकियाँ देखते हैं ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाले ये सीरीज़ के कुछ ख़ास लम्हात हैं, आइए चल के देखते हैं। हरारे में खेले गए फाइनल मैच में वर्ल्ड नंबर 1 पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल कर लिया। फखर जमान ने 46 गेंदों पर 91 रन की धुआंधार इनिंग खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शोएब मलिक ने 37 गेंदों पर 43 रन की जिम्मेदाराना और नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। कप्तान सरफराज अहमद 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आसिफ अली 11 गेंदों पर 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 183 रन स्कोर किए। ओपनिंग बल्लेबाज आर्की शार्ट 76, कप्तान एरवन फिंच 47 और ट्रेविस हेड 19 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। मोहम्मद आमिर ने 3 और शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ, हसन अली और शाहीन आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। फखर जमान को मैच और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जी दोस्तों, झलकियाँ आपने देखी। फ़खर ज़मान के बारे में बात करते हैं। आपको नहीं लगता पाकिस्तान एक अरसे से जिस कोशिश में था, वो जिस मकसद में लगा हुआ था कि उसे किसी तरह अच्छा ओपनर मिल जाए, तो ये ज़रा मामला हल हो गया? बिल्कुल, सईद अनवर तो टॉप का ओपनर था, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया, बाद में टूट गया। लेकिन फ़खर ज़मान फ़हीम या कराची में सेलर था, पाकिस्तान नेवी में जॉब कर रहा था, और फिर उसको क्रिकेट का शौक था, तो उसने उस जॉब से रिज़ाइन करके मर्दान से आया ये कराची, और सेलर की जॉब कर रहा था, और छोड़कर जॉब वो क्रिकेट की तरफ आया। बड़ा रिस्क लिया उसने, लेकिन बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। और जिस तरह से उसने लास्ट ईयर, सबको याद है, भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो सेंचुरी बनाई थी ओवल लंदन में, मैं खुद था वहाँ, फ़खर ज़मान। और फ़खर ज़मान में बड़ा पोटेंशियल। अभी उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 278 रन इस सीरीज़ में बनाए, ट्राई सीरीज़ में। और उसने सलमान बट के 2010 में उसने एक सीरीज़ में जो वर्ल्ड T20 था 223 रन बनाए थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। और इस वक्त 500 रन इस साल बना चुका है फ़खर ज़मान T20 मैचेस में, और चांसेस यही है कि बहुत आगे जाएगा। बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है। ज़बरदस्त। तो एक ओपनर से बात चल जाती है कि एक और भी चाहिए होता है? ज़रूरत है। हम तजर्बात कर रहे हैं। कभी इस सीरीज में हमने हारिस सुहेल को खिलाया, हफीज़ को लेकर गए 2 मैचेस, मोहम्मद हफीज़ को खिलाया। लगता यही है कि मोहम्मद हफीज़ का करियर जो है वो इख्तिताम को जा रहा है। 2003 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और भी ट्राई करते रहे। अहमद शहजाद जो था, वो डोप टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो गया। 2009 में जब वो आया था, बड़ा टैलेंटेड था, लोग कह रहे थे बहुत आगे जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं उसको किसकी नज़र लग गई, या उसकी अपनी खुद उसकी वकार यूनुस उसके खिलाफ हो गया, उसको ड्रॉप कर दिया। तनाज़ात, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में आया, सेल्फी किंग के नाम से मशहूर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ही इज़ अ गुड टैलेंटेड, पोटेंशियल उसमें बहुत है, लेकिन अब आताब का शिकार है ज़रा। हाँ, ये भी है।
वो मेरा ख्याल है कि अब टैलेंट के साथ साथ ना बंदे को एक स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए। ये हम अपनी फील्ड में भी देखते हैं ना, यहाँ पे रवैये किस तरह मुतासिर करते हैं हमारे काम को। अगर आप बहुत अच्छा काम आता है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपका काम वो साइड पे पड़ा होता है। एब्सोल्युटली। क्रिकेट में ना फ़हीम ज़्यादातर लड़के जो हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते, मैट्रिक के बाद आ गए क्रिकेट में, मैट्रिक भी नहीं किया, और फिर जिस तरीके से वो ग्रूम नहीं हो पाते, और फिर वो जहनी तौर पर एकदम से हम लोग मिला देते हैं, विराट कोहली बना दिया हमने, और फिर उसके बाद उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। अब तो उसको अगर आपने, वो कहते हैं ना शोहरत, इज्जत, दौलत और वो फलदार जो शाख होती है वो झुकी होती है। हमारे यहाँ क्रिकेट में उल्टा हिसाब है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे कि हमें सईद अजमल के बाद जो है बड़े अरसे बाद हमें एक नया बॉलर मिला है, और फास्ट बॉलिंग में हमारा क्या मुस्तकबिल है, ज़रा इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं आज मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, आप भी बात करना चाह रहे हैं, आई नो। आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता कीजिए और आप क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से इक़दाम ऐसे हो सकते हैं कि उसमें कुछ और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिए, बाकी सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और मिर्ज़ा इकबाल साहब जो है वो फिर आपकी बात का जवाब देंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने कहा सईद अनवर साहब मतलब हमारा एक वो दौर था एक बेहतरीन ओपनिंग की जोड़ी का। अगर सही हम बैटिंग साइड पे अगर ये देखते हैं तो हमें बॉलिंग साइड पे भी एक बड़ी बाकमाल जोड़ी नज़र आती है, वसीम बकार की। और तो बॉलिंग में हमारे पास बेहतरीन बॉलर रहा है हर दौर में, मगर वो इतना मुस्तकिल कोई ज़्यादा अरसे तक हमारे पास बॉलर्स रहे नहीं उस तरह सेट। क्या वजह है उसकी? वजह एक तो फिटनेस प्रॉब्लम है, क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। वसीम वकार तो 2003 में चले गए, उसके बाद से 15 बरस का अरसा गुजर चुका है। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, वो अपनी फिटनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरे मोहम्मद आमिर का जो सिनारियो हुआ 2010 में, उसके बाद पाबंदी लग गई, तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स यंगस्टर्स हैं कि जो आए हैं और जगह बना रहे हैं। वहाब रियाज टीम से बाहर हो गए, हालांकि उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त बॉलिंग की शेन वॉटसन के खिलाफ। उसके अलावा जुनैद खान बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, और भी बहुत सारे बॉलर जो हैं वो आए हैं पाकिस्तानी टीम में। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है कि इन और आउट, इन और आउट। अभी एक नया लड़का है शाहीन शाह अफरीदी, वो बड़ा ज़बरदस्त है, टैलेंटेड है, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन शनवारी एक आया है, ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से बॉलर आए, जुनैद खान वहाँ से आया, बहुत सारे। एक मेरा एक हम नाम भी है फ़हीम अशरफ भी आजकल, वो वहाँ का कसूर का, वो कसूर से आता था लाहौर क्रिकेट खेलने के लिए, ऑलराउंडर है, और वहाँ पर वो एक फूल नगर है कसूर में जगह, वहाँ से वो आया है। वो अच्छा गुड ऑलराउंडर। अभी उसको प्रूव करना होगा। हम लोग फ़ौरन मिलाना शुरू कर देते हैं कि अब्दुल रज़ाक मिल गया, फलाना मिल गया। अभी लड़के को खेलने तो दें कम से कम, फिर उसके बाद उसकी अपनी पहचान बननी है। आपने उसे किसी के साथ मिला दिया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, आप खैरियत से हो? बिल्कुल खैरियत से हो अब्दुल्ला साहब, आप ठीक हैं? कहाँ से फ़ोन किया आपने? जी मैं कोयटा से फ़ोन किया हुआ। कोयटा से फ़ोन किया, क्या कहेंगे आप क्रिकेट के हवाले से? जी मैं मिर्ज़ा इकबाल से एक सवाल करूँगा। यार मिर्ज़ा इकबाल से एक सवाल है, आपका बहुत बड़ा क्रिकेटर है ना, ये अफरीदी क्यों सर्व किया हुआ आप लोगों ने? अच्छा, अफरीदी का पूछ रहे हैं कि वो कहाँ, अब तो रिटायर हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। अफरीदी के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना आप, वही करते हैं बात। जनाब अफरीदी को लोग मिस करते हैं। बिल्कुल, उसकी जो फैन फॉलोइंग है फ़हीम,
हालांकि वो 2 अक्टूबर 1996 को शाहिद आफरीदी ने अपना डेब्यू किया और 2016 में अप्रैल 2016 में जो वर्ल्ड T20 का 20 साल और आफरीदी खेलता रहा। उसकी स्टार वैल्यू बहुत है। वो चाहता था कि एक ग्रेसफुल अंदाज से अपनी क्रिकेट को खुदा हाफिज कहे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद इस साल लॉर्ड्स में एक मैच कराया गया MCC 11 और वर्ल्ड 11 वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वहाँ आफरीदी को जो है वो आखिरी मैच, और उसको ICC ने, आप देखें आफरीदी की वैल्यू देखें, ICC ने उस मैच को T20 इंटरनेशनल का दर्जा दिया और उसको खुदा हाफिज का गैर मुल्की खिलाड़ियों ने। तो अगर अपने मुल्क से होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन बहरहाल ही इज अ स्टार। अभी अफरीदी का करियर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल खत्म हो गया है। लीग खेल रहा है, अभी वो गया है कैरेबियन प्रीमियर लीग वेस्ट इंडीज में हो रही है, वो खेल रहा है। जो वो तो 2 दफा पहले भी जा चुके हैं। हाँ, पहले भी खेल चुका है। वो लीग्स खेल रहा है बस, और अब तो इंटरनेशनली कुछ नहीं खेल रहा। लीग तो एक बिजनेस है ना क्रिकेटर का। अब तो क्रिकेटर जो है ना वो ऑप्ट आउट करते हैं कि हम जो बजाय टेस्ट वेस्ट ना खेलें, क्योंकि टेस्ट 5 रोज़ा है, फिटनेस का प्रॉब्लम है, लीग में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। अब कैरेबियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, भारत की इंडियन प्रीमियर लीग, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग, इतनी सारी लीग्स दुनिया में हो रही हैं कि प्लेयर्स चाहते हैं कि पैसे ज़्यादा बनाए, तो इसलिए वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो। हाँ। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान सुपर लीग से, PSL से भी हमारी T20 क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल, PSL से कई लड़के आए हैं, जैसे फ़हीम अशरफ या शादाब खान, ये सब PSL की प्रोडक्ट हैं, PSL में खेलते थे, तो बड़ा फ़र्क पड़ा। फ़खर जमान लाहौर कलंदर की टीम की नुमाइंदगी कर रहा था PSL में, कोई नहीं जानता था, उसको लिया। तो कई प्लेयर्स यंगस्टर्स जो हैं वो आए हैं। शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर से खेला, वो आया। तो नए लड़के PSL T20 की प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फकीर साईदाद और मुजाहिद सांगड़ से। साईदाद सांगड़ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं दोस्त, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप दोनों को सलाम वालेकुम मेरे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन आपकी बातचीत चल रही है। थैंक यू। क्रिकेट से हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। अपना फकर जमा तो वैसे ही फकर है पाकिस्तान का। हाँ यार, ये तो है, सब फखर हैं। जो हरे कपड़े पहन के खेल रहे होते हैं ना, सब फखर खेलता था। सॉरी, क्या पूछा आपने? मैंने पिछली मैच में माशाल्लाह अच्छा खेलता था, अभी भी अच्छा खेला है। जी 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 जी। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारा तो था शायद आफरीदी पसंदीदा था, वो तो अभी रिटायर हो गया है। हाँ, तो अब आपने देखना छोड़ दिया क्या क्रिकेट? बस देखते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है, देखते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फकर जमा की अच्छी बैटिंग लगती है बहुत। अपना जो कप्तान साहब ये सरफराज साहब, वो भी माशाल्लाह अच्छी बैटिंग शुरू में करता था। फाइनल देखा था आपने भी? फाइनल मैच देखा था माशाल्लाह, देखा था, अच्छा था। ठीक है। और पाकिस्तानी बॉलर जो है ना, वो सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? बॉलर जो अभी माशाल्लाह जो आया है अपना पेशावर से जो आया है, खेलता है माशाल्लाह, अच्छी बैटिंग बॉलिंग करा रहा है। पेशावर से कौन है? वो खैबर पख्तूनख्वा से शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन वो शिनवारी, उस्मान शिनवारी। अपने बॉलर सईद अजमल जैसा और भी कोई स्पिनर आ जाए, फिर भी पाकिस्तान की टीम को फायदा होता है। चले ठीक है जनाब, थैंक यू। हम बात करते हैं इस हवाले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ सईद अजमल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम स्पिनर के हवाले से बहुत रिच रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा से, चाहे वो मुश्ताक हो, चाहे वो सकलैन हो, अब्दुल कादिर हो, और अभी भी हमारे पास शादाब है, शादाब खान है जी। और यासिर शाह, उसको भूल गए, मुझसे लॉर्ड से जितवाया 2 साल पहले। तो है पोटेंशियल पाकिस्तान। दिनेश कनेरिया, वो बेचारा जो है अताब का शिकार हो गया, लेकिन उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उस पर इल्जाम लग गया, काउंटी क्रिकेट खेल रहा था कि जी मैच फिक्सिंग में। वो अब तक अपना केस लड़ रहा है, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया। हालांकि ही वाज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, और पाकिस्तान की माइनॉरिटी में से था दानिश कनेरिया। वो उसका नाम है दिनेश प्रभाशंकर कनेरिया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में रहता है वो दानिश अपने आप को कहता है, दानिश कनेरिया। तो उसके पहले पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से अनिल दलपत आए, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गए। फिर पारसी कम्युनिटी से आए डंकन शाह, क्रिश्चियन थे, एंटाओ डिसोजा, बहुत सारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के भी क्रिकेटर्स आए। एग्जैक्टली। और मोहम्मद यूसुफ थे, यूसुफ योन्ना से फिर मोहम्मद यूसुफ। तो जो दानिश कनेरिया हैं, मुझे ज़ाती तौर पे एज क्रिकेटर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इंसान भी बहुत अच्छे, एक बड़ा प्यारा इंसान है। हाँ, बड़े इखलाक, बड़ा मेहनती है वो। मेहनती यहाँ सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, और इंटर स्कूल क्रिकेट खेला, फिर वहाँ से वो अंडर 19 और आहिस्ता आहिस्ता आया। हाँ। और उसने, मुझे याद है फ़हीम, 2000 में जब पाकिस्तान की तरफ से उसने अपना पहला टेस्ट खेला फैसलाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ,
तो उसने मार्कोस ट्रेस्कॉथिक की विकेट हासिल की। तो विकेट हासिल करने के बाद वो सजदा कर रहा था, तो लोगों ने पूछा कि आपका तो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, आप सजदा क्यों करें? तो उसने कहा कि मैं उस धरती माँ को सजदा कर रहा था जिसने मुझे ये कामयाबी दी। देखें इससे माशाल्लाह, आप उसके क्या अंबल बात दस्त है, का क्या अंदाजा बात है लगाएं। जनाब। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम फहीम साहब, मैं तैयबा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। तैयबा साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम है। मैं हमेशा ही आपके प्रोग्राम की तारीफ करती हूँ कि Thank you. बहुत सारे चैनल से बहुत हटके प्रोग्राम आप लोग पेश करते हैं। थैंक यू सो और जी, और आज भी बड़ा अच्छा है। क्रिकेट तो जाहिर है हमारा वो एक कौमी खेल ही है और सभी बड़े उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अभी हमारी टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी ली है और उसके लिए बहुत मुबारक है सब पूरी कौम को। खैर मुबारक। और दूसरा मुझे तारीफ करनी थी इकबाल साहब की कि ये इतना मुझे इनका डिफरेंट स्टाइल लगता रहा है हमेशा। आप यकीन करें कि वैसे कभी कोई क्रिकेट के प्रोग्राम में होते हैं तो मैं शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जब ये होते हैं तो मुझे इनकी आवाज़ की क्वालिटी, इनका स्टाइल और इनका प्रोग्राम इतना मज़े का लगता है कि हम उसको Thank you. एंजॉय कर रहे होते हैं, जो भी ये उस पर तबसरा हो रहा होता है जो भी। बहुत तो शुक्रिया बहुत तैयबा। अच्छा आपने आज बड़े एक हमारे जो हैं यूनिक गेस्ट बुलाए हैं और हमें इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह में इनको आगे भी कामयाबी और सेहत के साथ ऐसे ही हमारे क्रिकेट पर जो है वो हालात हाजरा के और बाकी प्रोग्राम करते रहें। जी बहुत हाँ, जी शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जनाब। लोग देखें मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार क्रिकेट करते हैं हमारे लोग। खून में रच बस गई है। अब आप देखें खवातीन भी क्रिकेट में इंटरेस्ट मगर सर ये देखें, हमारे जितना शो के बीच में एक ब्रेक होती है जो रच बस जाती है हाँ, ना, वो जो जरूरी है। लाजमी हो जाता है लेने के लिए। ब्रेक लेना भी एक, तो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनके बड़े बेहतरीन किस्म के कमेंट्स और जो तज्ज़िये होते हैं वो उनके मुझ समेत सभी फ़ैन हैं। और अभी वक्फे से पहले भी एक खातून जो है वो तारीफ़ कर रही थी, तैयबा नाम था जी, उनका, तैयबा नाम, इस्लामाबाद से। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी फैन की वजह से घर में भाभी ने नहीं, ऐसा नहीं मार्शल्ला लगा दिया? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? बस ये स्पोर्ट्स है और मेरे तो खुद माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं, दे आर इन मीडिया स्टडीज़, वो खुद मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मोहब्बत है लोगों की फ़हीम, और आप अखलाक से पेश आएंगे। वही आप जो कह रहे थे कि इंसान का दिमाग नहीं ख़राब हो तो फिर अल्लाह ताला खुद इज्जत देता है, मौला का करम होता है। अच्छा, होस्ट भी हैं, मैं भी एक होस्ट हूँ, है ना, क्यों ना हम अपने होस्टिंग वाले दुख जो है ना वो आज जरा जी जी। ये जब कभी ऐसा हुआ है कि शो चल रहा है और पता चला जनाब कि इस वक्त आज आधा वक्त जो है ना ये आपका कमर्शियल्स में जाना है, तो उस वक्त क्या तासुरात होते हैं? बहुत बुरा हाल होता है, एक दिल जलता है, अपने आप को कोसते रहते हैं कि क्या हो गया। और एक आदमी मूड बनाकर आता है कि शो करना है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स की ये अपनी मजबूरियां हैं। एक तो कमर्शियल्स, फिर दूसरे ब्रेकिंग न्यूज़। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो आपका प्रोग्राम आधा चला जाता है। लेकिन बहरहाल अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और न्यूज़ चैनल पे बैठ के तो खास तौर पे ये होता है कि जो ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं हाँ, आप। हमें पता होता है कि जो पहली तरजीह है ना वो खबरें आप दोस्तों तक पहुंचाना है, और हम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठे होते हैं। अब हम फौरन अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है, इधर से ऐसे प्लान बी से प्लान ए, बस यही चलता रहता है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मेहताब बात कर रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे मेहताब साहब? सबसे पहले तो मिर्जा इकबाल बेग को भी ये बहुत ही अच्छे इंसान है। कम से कम हम इनकी कमेंट्री सुना करते थे, अब ये कमेंट्री नहीं करते। हम इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी सलामत रखे, इनकी जिंदगी विराट करे। तो वैसे एक सवाल था कि सलमान पाक को क्यों नहीं खिलाते? वो कितना अच्छा प्लेयर, ईद के बाद अगर पाकिस्तान की टीम में ओपनर वो एक सलमान पाक था, तो सलमान पाक को प्लीज काइंडली उसको जरूर पाकिस्तानी टीम में मेरा पैगाम बचाते क्रिकेट बोर्ड का मिर्जा इकबाल बेग था।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, ये तो मैं ही हूँ शायद। ओके, तो जनाब सलमान बट की बात करेंगे तो फिर मैं इमरान नज़ीर की भी बात करूँगा। इमरान नज़ीर को उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो बल्ला वगैरह नहीं पकड़ रहा, कोई ऐसा है कि उसका हाथ थोड़ा सा वो कर रहा था जिसकी वजह से वो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो तो एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन मेहताब साहब जो आज़ाद कश्मीर से बात कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर से भी एक फास्ट बॉलर आया लड़का सलमान इरशाद, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया भी गया, लाहौर कलंदर को उसने रिप्रेजेंट किया, वहाँ बड़ा पोटेंशियल है। और सलमान बट की वापसी हो गई थी ऑलमोस्ट, जब पाबंदी हटी उस पर से, उसने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या वजूहत थी, एट द 11th आवर उसको नहीं रखा गया। और अब इमामुल हक आ गए हैं, चीफ सेलेक्टर के भतीजे हैं, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको जल्दी डेब्यू करा दिया गया, थोड़ा सा वक्त देते। और भी प्लेयर्स हैं, अहमद शहजाद वगैरह ओपनिंग में। अच्छा, कामरान अकमल जी। वो जब PSL हो या कोई इस तरह कोई बाहर कोई लीग खेल के आते हैं तो आउटस्टैंडिंग जबरदस्त परफॉर्म परफॉर्म करते करते हैं। हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो उन्हें उस तरह जो है वो आगे बढ़ के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जिस तरह होनी चाहिए। क्या वजह है उसकी? ये उनके साथ पता नहीं क्यों सेटबैक है। 2002 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है कामरान अकमल, और इस मरतबा कराची में जो फाइनल हुआ, फ़हीम उसने अपने जो PSL हुई फाइनल हुआ, कामरान अकमल जो था वो टॉप बैट्समैन था पिछली दफ़ा भी, और उसने लाहौर में जो मैच जितवाया। लेकिन सुनने में आ रहा है, जो ज़राए हमारे बताते हैं कि कोच मिकी आर्थर जो है वो यंगस्टर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पुराने खिलाड़ियों को लाएं। अब आप देखें हफीज़ आए हैं, आई थिंक हफीज़ विल बी आउट ऑफ द टीम, मुझे लग रहा है। और यंगस्टर्स आप पूरी टीम पाकिस्तान की उठाकर देख लें, सिवाय शोएब मलिक के जिन्होंने 1999 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, बाकी सब यंगस्टर्स ने बाद में आए हैं। मगर शोएब मलिक की फिटनेस है उनकी भी, वो भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वाकई अपने आप को बेहतरीन अंदाज में फिट रखा हुआ है। सर थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वो पहला हिस्सा पता ही नहीं चला किस तरफ निकल गया। आप माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। और हम आपको दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे और आपने आते रहना है, हमारे लड़कों को इनकार नहीं करना आपने। जो जनाब एक वक्फे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे। वो मौजू बहुत अहम मौजू, उससे बहुत कुछ हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें उससे फ़ायदा लेने का मौका मिलेगा। क्या है वो, ये मैं आके बताऊँगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हमारे पास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो बेहतरीन हर्बलिस्ट, और हर्बलिस्ट के इस पैनल से आज हम बात करेंगे जल्दी अमराज के हवाले से कि जो जितने भी जल्दी अमराज हैं, हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम कैसे उनका इलाज कर सकते हैं, और ये क्या वाकई मुमकिन है कि, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो जल्दी अमराज की वजह से परेशान रहते हैं। जल्दी अमराज में बहुत कुछ आता है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा अपने मेहमानों का, फिर ज़रा इस हवाले से बातचीत का सिलसिला इनसे जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा जनाब यूसुफ लोधी साहब का, माशाल्लाह मारूफ हर्बलिस्ट है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज तो बड़ी तैयारी के साथ आए हैं आप। तैयारी नहीं, मजबूरी है। अच्छा, आपकी आंख का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उस वजह से ठीक हो गया जनाब। तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, नौजवान हर्बलिस्ट जनाब आदिल लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये आप मुस्कुरा रहे हैं, नौजवान का मैंने इसलिए ना। अच्छा, हम इससे पहले कि जल्दी अमराज के बारे में बात करें, जल्द के हवाले से सबसे बड़ा मसला, और जिसकी वजह से कोई भी मुतमईन नहीं है, कोई खुश नहीं है, हर एक को अपनी रंगत जो है वो बेहतर करनी है। जो गोरे हैं वो हम जैसे होना चाहते हैं और हम गोरे होना चाहते हैं, और यहाँ पे जब हम सारे तकरीबन एक जैसे हैं, एक दूसरे से बेहतर रंगत का जो है ना एक मुकाबला है। ख़वातीन हमारी जो हैं वो उसके लिए बहुत सारे टोटके भी आजमाती हैं और पता नहीं कौन कौन सी करीमें मिक्स कर कर के भी लगाती हैं। कुछ को फ़ायदे होते हैं, कुछ को नहीं होते, या एक से बेहतर की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या रंगत, इसको भी निखारा जा सकता है? जी बिल्कुल।
कुछ तो ऐसा होता है कि ग़िज़ा खाई जाती है जिससे कि बेहतरी आती है, लेकिन अच्छा। अगर कोई क्रीम वगैरह लगाई जाए, जितनी भी क्रीमें लगाई जाती हैं महंगी से महंगी, तो उसका ये कि जब तक लगाओ तो ठीक है, उसके बाद में फिर वहीं पर आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल सही है। इसके बरक्स जो मैंने क्रीम बनाई है रोदी है, इसका अपना फेयर क्रीम फेयरनेस, वो ये है कि आप कोई भी आम सा सांवला सा कलर कोई भी हो उसको इस्तेमाल करें, और 1 महीने के बाद किसी ऐसे शख्स से मिले जो उससे 1 महीने से पहले ना मिला हो, तो वो देखने वाला खुद उसको बताएगा क्या खैरियत है, क्या चीज़ खा रहे हो, क्या लगा रहे हो जो इतना कलर वाइट हो गया। यानी कि उन्हें एक अपनी महीने। सेल्फी में फिल्टर यूज नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नेचुरल, और वो सिर्फ एक टाइम रात को सोते टाइम है, मुँह हाथ धो के, और आप चेहरे पे लगाना है और हाथों पे लगा लें, अच्छा, और मामूली से लगानी पड़ती, ज़्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन मुँह हाथ धो लें, 1 महीने तक मुसलसल लगाते रहें, उसके बाद देखिए वाइट ना। और अगर नुकसानदेह तो नहीं है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा। इसका ना ऑयली और ना उसको दूसरे खुश्क जल्द, दोनों पे इस्तेमाल होता है। सबसे खूबी इसकी ये है कि अगर इसको कंटिन्यू 3-4 महीने इस्तेमाल कर लें, तो जिस तरह से अंडा वाइट है, ये कलर उसके साथ हो जाता है। उसके घर वाले भी कहते हैं ये हुआ क्या इसे। अच्छा, ये इस क्रीम में खूबी है। यानी कि ये जो लोग आजकल इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, हमने ये- सुना है, हाँ, ये जो- उसका तोड़ निकाला आपने। ये जो इंजेक्शन लगाते थे महंगे महंगे, हाँ। और उसके बाद भी उनको बीच में लगवाना पड़ता है जी, वो तो हाँ। कि भाई इतना हो गया, डिम हो रही, ये लगा लो डिम। अब इतनी कास्ट कौन एक्सेप्ट करता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि लोग उसको लगाएं। उसके बरक्स अगर ये क्रीम लगाएंगे तो 3 महीने 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, तब वो खुद आगे चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। और एक ये गर्मी Natural या चीज़ है सर्दी ये। दोनों मौसम में लगा सकते हैं। रात को सोते टाइम लगाना, बस। सोते टाइम लगानी है, बिल्कुल सही हो गया। कोई स्मेल वगैरह तो इसकी ऐसी नहीं है। कुछ वो नहीं, खुशबू है। असल में मैंने ये नोट किया कि जो जितनी भी हर्बल मेडिसिन होती है ना, या तो ये टेस्ट में कड़वी होती हैं, जी। या इनकी स्मेल थोड़ी सी वो होती है एक इशू। तो इस बारे में बताइए कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी क्रीम डाली तो कमरे में कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये रखी हुई है, इसको खोल के सूंघ के देख लीजिए कि कैसी इसकी खुशबू है। और फिर मामूली सी क्रीम होती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें यस, ये जो लगाए तो बेहतरीन। हाँ, जो बैठता है वो भी खुद महसूस करता है कि क्या क्या परफ्यूम लगाया है। इसकी तो खुशबू भी अच्छी है। बिल्कुल सही हो गया जनाब, ज़बरदस्त। तो इसकी कीमत कितने करोड़ है, ताकि पता चले लोगों को कि वो खरीद भी सकते हैं कि नहीं? इसकी सिर्फ 1200 रुपये 1200 रुपये, और 1-1.5 महीना निकाल देती है। 1 महीना निकालते हैं। क्या बात है जनाब, ये तो इसका रिजल्ट जो आएगा तो पता चलेगा। और आप अगर कह रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ ही होगी। एक बाहर की वो क्रीम आई थी जिसकी वो अपना कीमत थी 12 के 14,000। अच्छा, तो वो लोग भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा इतना करने के बाद भी ये नहीं हुआ तो मैं आपको करके दे देता हूँ। अच्छा लोही साहब, एक और बड़ा इशू है जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों उसके बारे में थोड़े से परेशान रहते हैं। एज, एंटी एजिंग जो है वो क्रीम्स अच्छी खासी महंगी होती हैं, और उसके बारे में अलग अलग राय जो है वो जितने भी माहिरीन हैं वो रखते हैं कि आपको एक ख़ास एज के बाद वो लगानी चाहिए। कुछ कहते हैं पहले लगानी चाहिए, तो वो आपकी एज आती नहीं है चेहरे पे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कोई उस हवाले से हेल्पफुल है ये क्रीम? हाँ, उस मामले में तो ये जो छोटे से लेके बड़ा तक लगा सकता है, इससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक ये है। टोटली हर्बल है, और हर्बल के अंदर आप ये इसको पुख्ता यकीन कर लीजिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसका एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। सही। और बाकी जो दीगर चीज़ें होती हैं जिनमें केमिकल वगैरह दूसरा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका होगा कि भाई इतनी एज में ये लगाए तो इससे पहले ना लगाए, अदरवाइज़ ये हो जाएगा। इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है? इसमें कोई केमिकल नहीं, टोटल हर्बल है ये। जड़ी बूटियों के साथ? बिल्कुल इसके साथ है। अच्छा। और बाज़ औक़ात तो ऐसा है, इसके अलावा भी जो मेरी मेडिसन है जो बहुत क्विक असर करती हैं, तो कहते हैं बाद लोग सर इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखें, आपने चीज़ ली है, ख़रीदी, आपको हक़ हासिल है, पहले लैब में ले जाए, किसी में भी टेस्ट करा लें। हाँ, सही है। अगर आपको उसमें से कोई नज़र आए तो फिर मुझे बताइए, अदरवाइज़ आपका पैसा जाएगा, मुझे कुछ नहीं। और मैं खुद कहता हूँ ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल रियल होना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल सही होगा। कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? देखो, मैं जरीन बोल रही हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद।
जरीन साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, ये वाइटनिंग के लिए कोई हकीम साहब बता रहे। जी हाँ, जी हाँ। मेरे शुक्र है कि हमारा कलर जो फेयर है, कोई मसला नहीं है हमें वाइटनेस की। लेकिन मेरे जो है ना, आम तौर पर ये होता है कि कलर फेयरनेस जो है वाइट कलर के ऊपर ही फ्रिकल्स सनलाइट की वजह से ज्यादा निकल आते हैं, फ्रिकल्स जो ब्लैक छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है। मेरे फेसेस पे ये बहुत ज्यादा है। मैंने पिछली दफा कराची से ही एक डॉक्टर के पास गई थी, उसने बहुत बड़े महंगे प्रोजेक्ट मुझे उसने बताया था। उसका फिर वो प्रोजेक्ट बाद में ना वो मेरे ख्याल में वो सही उन्होंने प्रोजेक्ट अपना वो चेंज करने लगे, तो शुरू में उनसे काफ़ी असर पड़ा था, काफ़ी फर्क, आउटपुट उसका बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है। अब दोबारा मेरे चेहरे पे फ्रिकल्स बहुत ज़्यादा निकलने लगे हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो हकीम साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे एडवाइस करें। बिल्कुल सही है, हम अभी आपको बताते हैं इस हवाले से, आप प्रोग्राम देखिए। इस सिलसिले में ये लोधी फेयरनेस क्रीम है, ये मंगवा लिया करें और सिर्फ रात को सोते टाइम लगाया करें। इसके अंदर कोई और किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। रात के टाइम चाहे दिन में धूप में घूमें, कहीं पर भी आए जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब स्किन पे कोई ऐसा मसला हो तो वो फेस वॉश हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए? कोई ख़ास फेस वॉश वगैरह आप रिकमेंड? एलोवेरा जैसे फेस वॉश आते हैं ना, नेचुरल एलोवेरा की, ठीक है, नेचुरल चीज़, वो सूदिंग इफेक्ट भी देता है ब्लैकिंग को, प्लस ये कि एंटी एजिंग भी है। जैसे एंटी एजिंग की बात हो रही थी कि लोगों को चाहिए होती है कि अपने जो रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं इसको कम कर आप 50 साल के लगते ही नहीं है, मैं वो बताऊँ। ये कमाल है इस क्रीम का, बताऊँ। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे झाइयों के बारे में कि हम वो क्या उनका खात्मा मुमकिन, और इसके अलावा आप दोस्तों की कॉल शामिल करेंगे और स्किन के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं और वो भी हम हाईलाइट करेंगे। आज इनका हल पूछेंगे हम हमारे जो मेहमान हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जल्दी अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब। आदिल लोधी साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जब, तो आपने कहा कि एलोवेरा वाला अगर कोई फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करें तो वो मुफीद रहेगा और जितना ऑर्गेनिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, एलोवेरा के वाकई हम बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो सुनते हैं और वो बहुत आसान भी है। वो लोगों ने अपने घरों में जो है ना वो क्यारियों में भी लगाए हुए हैं, उन्होंने गमलों में भी लगाए हुए हैं, ईजीली जो है ना वो घर में होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है और इसको किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखें, जैसे आप झाइयों की बात कर रहे थे कि झाइयों के लिए एजिंग फैक्टर अगर हो रहा है, रिंकल्स ज़्यादा आ रहे हैं चेहरे पे, उसके लिए या फ्रिकल्स बन रहे हैं या ब्लेमिशेस, दाग धब्बे आ रहे हैं, तो इन सब में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका बड़ा सिंपल होता है, वो ये कि आपने जेल निकाल के रख लेना, फ्रिज में प्रिजर्व करना है। बाहर रखेंगे तो ये पहली बात ख़राब हो जाती है। तो डेली फ्रेश नहीं निकाल सकते? फ्रेश निकाल लें, वो भी सही है, और अगर पूरा एक स्टेम निकाल के रख लेते हैं तो उसको आप फ्रिज में प्रिजर्व करें। ठीक है ना। दूसरा ये कि इसको जब निकालें आप 1 टेबल स्पून के करीब आप जेल लें। जेल लेने के बाद उसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिला लें, एक ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से सेचुरेट करके आप चेहरे पे मास्क बना के लगा लें। ठीक है। मास्क बना के लगाएंगे तो इससे जिसके भी दाग धब्बे झाइयाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 40 डेज़ के अंदर रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे भी ये काम करना डेली बेसिस पे करें। ठीक है। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। क्योंकि ये पोर्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्किन की ये समझ लें तरोताज़गी जो है ना वो ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये बड़ा अच्छा प्रोसेस फराहम करता है। इसको ऑरल खाने में भी बड़े फ़ायदे हैं और टॉपिकल लगाने में भी। और ये सैलून वगैरह पे मेरा ख्याल सिर्फ इसी चीज़ को सेल किया जा रहा है, ये ऑक्सीजनेट, हाइड्रो, पता नहीं कौन से फेशियल्स और ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जा रही हैं, लेकिन अगर उसकी सबसे सिंपल फॉर्म देखें और जो हर किसी की अप्रोच में है वो ये एलोवेरा है। अगर सिर्फ एलोवेरा ही 40 डेज़ यूज़ कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि महंगी से महंगी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा इसको खाने में भी इसके अपने फ़वाइद हैं। इसको खाने से इंटरनल तौर पे एजिंग फैक्टर जो होता है वो डिके होना शुरू हो जाता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, कड़वी के बारे में, कड़वा होता है, बिटर के बारे में ये है कि नहीं होता। अच्छा, इतना कड़वा नहीं होता। बराए नाम ऐसा ही है।
ओके, इसको फ्लेवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। कोई चबा के तो नहीं खाना होता, ये तो निगलना होता है। नहीं, खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं। देखें, एलोवेरा को काट के जब उसको निकालते हैं ना उसका गूदा, तो उससे पहले उसको दोनों साइडों से कट करके किसी एक गिलास पानी में डाल दें उसे। अच्छा। 1 घंटा तकरीबन 2 घंटा पड़ा, उसके अंदर से येलो कलर जो है ना उसको निकालना ज़रूरी है। अच्छा। होता ही है हमारे यहाँ, काटा उसको छीला और उसको जो जल निकाला और खा लिया कर, तो उसमें अच्छा, कड़वाहट इसमें एक चीज़ और भी है कि अच्छा। किसी भी जो है ना हर्बलिस्ट से ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आप जो एलोवेरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी कैटेगरी का है, क्योंकि एलोवेरा की बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, ये भी जी, बात ये है। भी एक मसला है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात कही थी कि आपने बताया तो था, बड़े इश्तियाक से हमने यूज़ किया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। तो मैंने उनसे बोला है कि स्टेम ला के दिखाइएगा जो आपने घर में लगाया। तो वो स्टेम देखी तो मैंने कहा ये गलत लगा रहे हैं, इत्तेफाक की बात है, वरना ऐसा होता नहीं है। सबसे अच्छा एलोवेरा पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा। बट ये कि कभी कभी ऐसा होता है आपने जो गार्डनिंग में लगाया वो क्वालिटी नहीं होती जिसके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। इसमें इसकी क्वालिटी, इसकी एज फैक्टर, इसका खुद का एज फैक्टर भी बड़ा डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा न्यू बॉर्न होगा उतना ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ होता है। तो हम खुद बेसिकली इसको खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है प्योर ऑर्गेनिक जो अच्छी क्वालिटी का, तो आप हमसे भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, वो पौधा मिलता है, जेल मिलता है? नहीं, जेल रेडीमेड जेल मिल जाता है। टॉपिकल के लिए अलग है और ऑरल के लिए अलग बनाया हुआ है, तो वो क्वालिटी है। और बाकी अगर कोई अपना आइडेंटिफाई करवाना चाहे कि ये चीज़ है हमारे यहाँ लगी हुई सही है, तो मैं वो भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? इफ्तिखार साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। इफ्तिखार साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त? सर जी, चावल आलू वगैरह खाते हैं तो आंखें और होंठ सूज जाते हैं। आंखें और होंठ सूज जाते हैं। अच्छा, चावल खाते हैं या आलू बुखारा खाते हैं? तो आलू वगैरह। अच्छा, आलू क्या, आलू बुखारा? आपने अपना लीवर का टेस्ट कराया LFT? आपने लीवर का टेस्ट करवाया अपना? नहीं, चेक नहीं करवाया अभी तक। देख रहे थे कोई प्रोग्राम मिले तो उनमें कोई जल्द वगैरह कोई मसला हो तो उनमें देखें, फिर आपसे बात किया। बता दें कॉल। ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं हमने? नहीं, देखें, जब ये चेहरे पे स्वेलिंग आती है तो इसका मतलब ये कि उनका लीवर प्रॉब्लम है। अच्छा। ऐसे आदमी को चाहिए जैसे कि चावल खाए या आलू खाए या बड़ा गोश्त खाए या पालक खाए, कोई भी बादी चीज़ खाएगा तो चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। जिसके स्वेलिंग है उसे चाहिए पहली फुर्सत करना है LFT का, इसका टेस्ट करा लें, वो सामने आ जाएगा। अगर LFT उसकी लीवर सही देखें है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स को, कोएंजाइम्स को डेवलप करने में। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। अगर लीवर डैमेज हो रहा है ना तो आप कुछ भी खाएंगे वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, और अगर लीवर स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर चीज़ लगेगी जिस्म पे खाने में। अक्सर लोगों को हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन तक हो जाती हैं, तब जाके पता लगता है कि इनका लीवर डैमेज था, और इसी वजह से बाद लोगों को शुगर भी हो जाती है। तो लीवर के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने डाइट को एहतियात किया करें, ज़्यादा बादी चीज़ों की कसरत ना करें, या आप डेली बेसिस पे जैसे बड़ा गोश्त खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये सिम्टम्स चेक करते रहा करें। स्किन पे मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ दफ़ा एलर्जीज़ आती हैं, वो भी लीवर की वजह से आती हैं। इसमें जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये वो जल्दी अमराज हैं जिसमें लीवर बड़ा इफेक्ट हो रहा होता है। तो हर शख्स को चाहिए अपनी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर की करता रहे। मुख्तलिफ़ किस्म की हर्बल टीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी इस तरह की फ्रूट्स मौजूद हैं जो लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। जस्ट लेमन भी आप ले लें, अगर आप पानी में लेमन मिला के हफ्ते में 1-8 बार ले लें तो वो भी डिटॉक्सीफाई करता है आपके लीवर को। बिल्कुल। और जैसे इनके चेहरे का मसला है, चेहरे और आंखों का स्वेलिंग थी, वो इनको चाहिए अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लें आप, वो करवा के हमसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा यूसुफ साहब, एक और मसला स्किन के हवाले से, ये जो बेसिक जो छोटे छोटे मसाइल हैं, पहले इन पे बात करते हैं अमराज पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो बड़े ख़तरनाक अमराज हैं स्किन के, जिसमें सोराइसिस जैसे अमराज भी आते हैं, ये बाद में बात करते हैं अगले हिस्से में ब्रेक के बाद। ये बताइए कि जो दाग धब्बे जो होते हैं स्किन पे, ठीक है, क्या इनको ख़त्म किया जा सकता है? और नंबर 2, ये जो पिंपल्स वगैरह कुछ लोगों के निकलते हैं और बस हर वक्त जो है ना वो कोई ना कोई चेहरे पे एक आध जो है ना वो दाना निकला रहता है, तो क्या इसका भी काबू पाया जा सकता है? ये आपके बैरूनी जो है ना अमराज होते हैं, या इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस इम्बैलेंसमेंट चल रही होती है जिसकी वजह से हम लोग फेस कर रहे होते हैं?
देखिए ये होता है इंटरनली, और उसकी वजह होती है कि एज फैक्टर भी होता है। जैसे कि 17-18 साल, 20 साल, 22 साल, इस एज में लोगों को ज़्यादा निकलते हैं, बच्चियों को भी खुसूसन ज़्यादा निकलते हैं, तो ये भी इंटरनल प्रॉब्लम होता है। और इसका अगर वो कुछ अपनी खुराक पे तब्दीली लाएं अपने एज के हिसाब से, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। बाकी बाज़ लोग जो है ना उसको दबाते हैं, नोचते हैं, ये उसको सबसे ज़्यादा बुरा करते हैं। अच्छा। तो उसको ज़रा सा नोचना कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ, ये मेरा दाना सही हो जाए, ये सही नहीं। वो पकता है, पकने दें, और उसके बाद ख़ुद ठीक होगा, वो ज़्यादा बेहतर, अदरवाइज़ वो निशान छोड़ देगा। ओके। और बाज़ ऐसे भी हैं हमारे मौलवी जो है कि वो उसका इलाज करते हैं कि हम अभी ठीक कर दें, एक ही दिन में सही कर देंगे, उसको छील के पूरे चेहरे का बेड़ा गरा कर देते हैं। ऐसा नहीं चाहिए, ये एज के हिसाब से होता है। और अच्छा। ये बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। यानी कि आपका कहना ये है कि उसको वो जो भी दाना वगैरह निकलता है उसे फाड़े नहीं, और उसके साथ जो है वो उसे वक्त दें ताकि वो खुद सही होने की तरफ आए। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सोराइसिस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो बहुत परेशान है। तो उस हवाले से देखेंगे हर्बल ट्रीटमेंट क्या इलाज बताता है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और बात हो रही है हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। जितने भी जल्दी अमराज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ यूसुफ लोधी साहब हैं और आदिल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि हम बात करें अपने टॉपिक पे, एक ख़ास पैगाम जो आप दोस्तों तक मुझे पहुँचाना है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर 5 से 16 साल के बच्चों के तालीमी अखराजात मुफ्त बर्दाश्त करें। इसके बावजूद 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। अगर हम इन बच्चों को महफूज मुस्तकबिल नहीं देंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज नहीं होगा। पाकिस्तान की फलाह व बहबूद हमारी आने वाली नस्ल पर मुनहसर है। पाकिस्तान के शहरियों को आवाज़ देने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिसका नाम है तालीम 2 ऐप। तालीम 2 TALEEMDO तालीम 2 ऐप। इस ऐप के ज़रिए तमाम लोग ऐसी कहानियाँ और वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है कि तालीमी एतबार से कुछ बेहतरी की गुंजाइश है या बेहतरी हो सकती है। इस ऐप के ज़रिए वो अपनी फ़रियाद तालीमी अहदेदारों से भी कर सकते हैं। तो ये पैगाम आप दोस्तों तक पहुंचाना था। वापस आते हैं अपने आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के टॉपिक की तरफ, जल्दी अमराज हर्बल ट्रीटमेंट की रोशनी में। तो वक्फे से पहले हमने कहा कि हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस ये क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम देखिए सोराइसिस एक ऐसा मर्ज़ है कि अमूमन जितने भी मौलिज हैं ये कहते हैं, सबका कहना है कि ये लाइलाज मर्ज़ है। अच्छा। और ये अगर किसी को हो जाए तो ये कब्र तक साथ जाता है, बीच में ठीक होगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, ठीक होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होता, जड़ से ख़त्म नहीं होता। जड़ से ख़त्म नहीं होता। अच्छा। मेरे अपने तजर्बे से और मेरा अपना जितना भी उनमें इस पर रिसर्च की है, ये सब बकवास है। इसका इलाज है, अगर वो चाहे, जिसको ये मर्ज़ है तो वो जल्दी भी ठीक हो सकता है। अगर वो मर्ज़ को ख़ुद तूल देना चाहे तो वो देता है। अगर वो परहेज़ करे, बहुत सारी अशिया ऐसी हैं कि जिनके खाने से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छा। अगर वो चीज़ों का खाना छोड़ दे, आम चीज़ें खाएं जो बता दी जाती हैं कि ये चीज़ खानी, ये नहीं खानी, तो इसका इलाज 3 महीने से 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर ये नहीं होता। लेकिन अगर वो जिसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके बावजूद हम उसे कहते हैं कि भी अगर आप 2 महीने में सही हो जाए, 15 दिन में ठीक हो जाए, महीने में, तो शिफा अल्लाह के हाथ में है। और ऐसा कोई मर्ज़ नहीं जिसमें अल्लाह ने शिफा नहीं दी। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात के तौर पे आपको साल 2 साल तक परहेज़ करना, वो चीज़ें नहीं खानी, फिर पूरी ज़िंदगी का मेरा अपना तजर्बा है कि फिर वापस पलट के नहीं आता। सही। अच्छा, ये बताइए कि
जो सोराइसिस है इसकी तशखीस आसानी से हो जाती है कि इसके साथ मिलते जुलते और भी कुछ अमराज हैं कि कन्फ्यूजन वगैरह रहती है? इसके साथ दूसरे भी हैं महाराज, लेकिन इसकी तशखीस ये हो सकती है कि अगर कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम उसकी कहानी सुनते हैं कि मुझे ये चीज़ हो रही है, ख़ारिश हो रही है, इतने अरसे से हो रही है, मैं ये दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं हाथ दिखाओ। जब वो अपना हाथ दिखाता है तो उसका हम ये साइड देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इसके नाखूनों की साख्त बिगड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। और ये इसके जो पोरे हैं ये उंगलियों के, इसके ऊपर काले काले निशान होंगे। ओके। बाकी पूरी जिल्द सही होगी, लेकिन ये हिस्सा और ये हिस्से ये काले होंगे और नाखून जो हैं ये इसकी साख्त बिगड़ना शुरू हो जाएगी। सेकंड, पहली निशानी, ये पहली निशानी। अगर ये किसी को अलामत ज़ाहिर होना हो शुरू हो जाए तो उसे चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों का अभी से एहतियात करें, उन ग़िज़ाओं को ना इस्तेमाल करें। वो हम बता देते हैं उसको, अगर वो कॉल कर देगा तो हम उसको भी बता देंगे कि आपने ये चीज़ें खानी, ये नहीं खानी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर इन केस ये आने से पहले किसी भी एक जगह पर ये हल्का सा छोटा सा दाना निकलेगा और उस दाने के ऊपर आप देखेंगे कि ये उंगली के ऊपर उभार कैसा हो रहा है, हल्का सा, तो आप उस पर हाथ फेरेंगे, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपका दिल चाहेगा मैं उस पर और हाथ फेरता रहूँ। अब जितना उस पर हाथ फेरते रहेंगे उतनी तेज़ी से वो ग्रोथ उसकी होती चली जाएगी, वो बढ़ जाएगा। आज इतना कल बड़ा, उससे कल जितना उसे प्यार करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, उतना ही होगा। ठीक है ये इसके। और दूसरी चीज़, जब ये ज़्यादा निकल आए तो आप सोचेंगे मैं इसको फोड़ दूँ, इसको नोच दूँ, इसको निकाल दूँ। आपने उसको जहाँ नोचा और उसमें से जो पानी निकला वो पानी फैलता जाएगा और वो दूसरी जगह भी लगेगा, वहाँ पर भी निकल आएगा। सेकंड, इसकी अलामत ये है कि अगर तो एक तो सॉरी बात कर रहा हूँ, फिर तो ये मर्ज वो सिर्फ अपने ही दूसरे हाथ पे नहीं, किसी दूसरे हाथ में लगेगा, उसको भी जाएगा, उसको भी लगे, उसको भी लगेगा। बात कहते कि नहीं लगता। मेरे को इतने केसेस हैं कि जिन्हें जैसे अपना बच्चियों को अमूमन ख़वातीन अपने सर पे वो मालिश करती हैं, बालों के अंदर ये वो तेल लगाती हैं, तो पता ये चलता है कि उनके अपने हाथ में था तो बच्ची के सर में आ गया। अच्छा, चेहरा सबसे नाजुक होता है तो यहाँ पे भी मालिश करती है, भौहों के ऊपर भी, साइड में, पता चला कि यहाँ पर हो गया। अब हमें हैरानगी होती है कि ये हाथों में आता है, टांगों में आएगा, लेकिन ये चेहरे पे कैसे आ गया? तो चेहरे पे उसी सूरत पे आता है जैसे मेरे यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लगा मैं इसको करने के लिए, उसके बाद मेरे पर खारिश हुई, मैंने उठा के यहाँ पर मल दिया या ऐसे खारिश करी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आ जाएगा। आने से पहले हल्की सी जिल्द जो है काली होगी, भद्दी सी होगी, मोटी सी होना शुरू होगी। हम उसको नोचेंगे, ऐसे ऐसे दबाएंगे, जैसे जैसे उसको इलाज करेंगे वैसे ही वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं हुमा जावेद बात कर रही हूँ। हुमा साहिबा, कॉल किया आपने? टॉपिक से रावलपिंडी से कर रही हूँ। मैं टॉपिक से ज़रा हट के बात करूँगी। मेरी बहन है, 42 एज है उनकी, तो उनका ये मसला है कि वो दिन में किसी टाइम भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2 से ढाई घंटे के लिए बिल्कुल बेजान हो जाती है, कोई काम नहीं कर सकती, बस बिस्तर पर लेट जाती है, उनको नींद से आने लगती है, गनूदगी में चली जाती हैं। उनको डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट हुए हैं, ECG तक हुई है, थायराइड का हुआ है, मैदे वगैरह का, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सब किए हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। वहाँ हैं एक दो घर में मसले जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? कोई और वजह भी हो सकती है? डॉक्टर को दिखाया, उसने तसल्ली दी है, तो ज़रा आप मुझे दोनों से कहें कि जवाब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जो इन्होंने कैफियत बताई है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, दिन के टाइम ऐसा होता है कि वो एकदम नढाल हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नींद आने लगती है, तो माइट भी इनका BP ड्रॉप होता हो या पल्स रेट गिरता हो। और जैसे कि बता रही हैं ECG वगैरह कराई तो वो नॉर्मल आई, तो ECG में इसका नहीं पता लगेगा क्योंकि वो हार्ट पेशेंट नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक इमोशन है, एकदम बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है और उसकी वजह से एकदम बॉडी ड्रॉप करती है। इसमें एक चीज़ और भी होती है, मूड की वजह से या इमोशन की वजह से थायराइड भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें अगर थायराइड का टेस्ट कराए, अगर वो भी नॉर्मल है, तो फिर ये कंफर्म है कि ये डिप्रेशन वाली कैफियत है कि जहन पे एकदम ये सवार कर लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी जहनी कैफियत बदलने की वजह से इनका BP ड्रॉप होता है। ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में, ये मेडिकल प्रॉब्लम ही है, ये मतलब किसी बाबे का मसला नहीं है ये? नहीं उसका अच्छा, ब्लड प्रेशर जब जो है ना लो होगा तो ये उंगलियां जो है ना पूरे हमारे सुन्न होने लग जाते हैं। जब ये सुन्न होते हैं तो गुनूदगी आती है बेहतर। लो ब्लड प्रेशर के अंदर भी यही चीज़ होती है, तो हो सकता है वो इसकी। अच्छा, डिप्रेशन भी हो सकता है? डिप्रेशन भी बहुत सारी, डिप्रेशन के अंदर तो सर के ऊपर जाएगा। हाँ।
सर पे जाता है तो वो Depression ज़्यादा भी वजह हो नुकसान सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, वो भी हो सकती है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम, मैं अमरीन बात कर रही हूँ। अमरीन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मुझे ना सोराइसिस हैं, तो ना मेरे सर से शुरू हुए और पाँव तक मेरे पूरे जिस्म पे खून भी निकलता है, ऐसा लगता है कट लग जाते हैं और स्केल भी उतरते हैं मुझे पूरे जिस्म पे। पहले मेरे खाली सर पे थे, फिर पेट पे, फिर कमर पे, अब मेरे पूरे हाथ से पाँव तक पूरे जिस्म में, और मैं बहुत परेशान हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको सोराइसिस में? जी, कितना अर्से से आपको सोराइसिस? 3 साल होने वाले हैं। अच्छा, 3 साल होने वाले, ठीक है। देखें, ये बेटे जवाब दे। हाँ, आप उनसे कुछ पूछना है? हमने कुछ नहीं, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको अभी बताते हैं इस हवाले से। जनाब देखें, इनके जैसे सर में था हल्का सा, तो उन्होंने जैसे सर के ऊपर इस तरह खुजा रही हैं, इसको कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो ये नाखूनों में आ जाता है इसका जरासीम। उसके बाद इनमें कहीं इधर खारिश हुई, इन्होंने यहाँ कर लिया, तो ये वहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट हो गया कि यहाँ भी हो गया? यहाँ पे भी हो गया। हाँ। अच्छा, अब उसके बाद ये जैसे जैसे इसको खारिश करती जाएंगी, ये बढ़ता चला जाएगा। होना ये चाहिए कि जहाँ भी ये चीज़ हो उसको खारिज ना करें, रोक दें। इस सिलसिले में हमने एक मरहम तैयार किया हुआ है, उसको लगाएं और हाथ को धो लें साबुन से, फिर दूसरी जगह हाथ लगाएं तो करें। और जितनी ये खारिज करेंगे, इनको मीठी मीठी खारिश होती है, और जितनी खारिज करती है उतना इनको मज़ा आता है, और इनका दिल चाहता है मैं नोच दूँ। जब ज़रूरत से ज़्यादा उसको करेंगे तो मर्ज़ और ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और उसके साथ साथ जो है ना उसके अंदर फिर जिल्द ज़ख्मी हो जाती है, उसमें जो पानी भी निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, स्किन को खुजा के लोग इतना सीवियर कर लेते हैं अपने। और इसमें सबसे बड़ा मसला पेशेंट का नहीं है, सबसे बड़ा मसला उस डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट का है, जो पहली बात तो ये कह देता है पेशेंट को कि ये ठीक ही नहीं होना, इसको कंट्रोल होना है। मरीज तो पहले ही हिम्मत हार देना कि ठीक होना है। आधा डिप्रेशन में वैसे ही चला जाता है कि यार ये कैसा मर्ज लग गया मुझे कि मैंने मरते दम तक जान नहीं। मुझे बताएं, इसका इलाज है? बिल्कुल, इसका इलाज है। और ये 3 साल से ये इसमें मुब्तला है, इस तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे कई सालों से। मैं यही कहना चाह रहा था कि जितने भी एक ब्रेक की तरफ में बढ़ना, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं, तो आप प्लीज़ इसके इलाज की तरफ बताइएगा हमें कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हमारे साथ यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर जल्दी अमराज के बारे में। और जल्दी अमराज में सबसे ख़तरनाक मर्ज़ वो है सोराइसिस, और उसके इलाज की बात हो रही है। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थी, और उन्होंने ये कहा कि 3 साल से वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बात करते हैं इसी बारे में। आदिल साहब, तो 3 साल से ये इनका मर्ज़ है, इन्होंने कहा सर से पाँव तक अब फैल चुका है, तो इसका क्या ये वाकई इलाज है? बहुत कम लोगों के पास इसका मर्ज़ मौजूद है, क्या है इसका मामला? असल में देखें, इसमें सबसे बड़ा मसला है पेशेंट को ये नहीं पता होता कि इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो अनासर हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता है तेज़ी से। तो ये अगर ये चीज़ें पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को गाइड कर दी जाएँ, तो जैसे ये 3 साल बोल रही हैं, मैं ये समझता हूँ हर पेशेंट जिसको रिसेंटली डायग्नोज हुआ है विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक सही हो सकता है वो, और उसको ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा कवर अप करने के लिए। लेकिन जो एक चीज़ और भी है पॉइंट इसमें, अगर आपको सर दर्द है जी, ठीक है, और आपको सर दर्द की गोलियां मौजूद हैं, इलाज है उसका, और ये कह दिया जाए कि ये ला इलाज है, आपके सर का दर्द तो ठीक नहीं हो सकता, तो वो हमें 1 किलो गोलियां भी खा ले तो उसका सर दर्द नहीं होना। बिल्कुल, क्योंकि ज़हनी तौर पे वो मान गया ना इस बात को कि इसका इलाज मुमकिन नहीं। ऐसा ही है कि ज़हनी तौर पे बहुत सारे ऐसे गलती हो जाती है लोगों से कि वो ये कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो पेशेंट जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन, और इस मर्ज़ में वैसे इंसान को डिप्रेशन होता है क्यों, आपकी स्किन जो एक खूबसूरत नज़र आती थी उस पर एक अजीब से धब्बे बन गए और आपके छिलके से उतर रहे हैं बाकायदा, जैसे मछली के स्केल्स नहीं उतरते, बिल्कुल ऐसी वर्स कंडीशन में आ जाती है। इंसान अपने आप को देख के घिन खा रहा होता है, तो वो एक डिप्रेस है। भी तो बेटर तो करते मैं उनको हैं कि कहता हूँ आपसे कि मिलता आप नहीं है। पहली चीज़ तो मेरी तरफ से ये जहन में बिठा लें कि अगर दुनिया का कोई आखिरी इंसान भी बचेगा ना आपको ये बताने के लिए सोराइसिस क्या है क्या नहीं है, और अगर वो कह दे कि ये लाइलाज है, तो तब भी मत मानिएगा। अच्छा, सही है। ये इसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि ये मर्ज़ लाइलाज नहीं है, ये जहन में पहले बिठा लें।
लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ मुशक्क़तें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ जो आपको अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा, कुछ बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो कि आप पहले तैयार नहीं होते। जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं ये भी नहीं खाना, ये भी बचना है, इससे भी बचना है, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि डॉक्टर या किसी ने भी अभी तक नहीं करा है, आप इतना क्यों करा। तो हम ये कहते हैं एक सीधी सी बात, उसने ये भी तो नहीं कहा था कि ये ठीक होता है। हाँ, हम तो ठीक करने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर ये ठीक करना है तो आपकी कोऑपरेशन, आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है। आप 1 साल के लिए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो हम डाइट बता रहे हैं परहेज़ कर लें, जिस तरह बता रहे हैं उसको फॉलो कर लें। विद इन इंशाल्लाह एयर, जिसको 2 साल 3 साल या 25 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं लोगों को, 20 साल जी ऐसे भी हैं। एक बच्ची मेरे पास अमेरिका से आई थी, वो कह रही थी जब मैं गई थी तो 3 साल की थी और ये मुझे सोराइसिस हुआ था। मैंने दुनिया भर का इलाज करा है और 27 साल की हो के पूरा जिस्म भर के ये अपने गुलशन के अंदर मेरे पास आई कि मेरी ये हालत हो गई, अब तक इसका कोई नहीं, आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा बेटे शिफा अल्लाह देगा, आप नर्वस ना हो, दिल छोटा ना करें, इसका इलाज है। और मैंने उसे ये कहा था कि कम से कम 1 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने कहा मैं 1 साल 5 साल भी कर सकती हूँ अगर इसका फ़ायदा। मैंने कहा फ़ायदा तो आपको विद इन 1 वीक जो है ना रिज़ल्ट आएगा इसका, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपने नहीं खानी। कहने किसी ने मुझे आज तक मना नहीं किया, बोले सब चीज़ें खाओ। मैंने कहा तभी तो मर्ज़ नहीं सही हुआ। जी 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 जी। इसके अंदर जो है ना परहेज़ सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर आप बेटे परहेज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप वक्त से पहले ठीक होंगे। जो मैं 1 साल कह रहा हूँ ये भी गलत है। ओके ओके। और वो 5 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हुई। और दवा कंटिन्यू रखनी पड़ती है ये? नहीं, उसके बाद ने दवा छोड़ दी। मैंने कहा परहेज़ आपने 2 साल तक उसके बाद भी करना है। अब लोग कहते हैं जी कोई ऐसा मरीज़ बताएं ये ऐसा, मैं उनको तो छोड़ो, मेरे हाथ ही देख लें। हाँ। मैं सामने, और मैं हर चीज़ खा रहा हूँ जिस चीज़ का मैं परहेज़ बोलता हूँ। ये 83 में हुआ था और 3 महीने में ठीक हुआ। आज तक मतलब सब चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन परहेज़ 2 साल तक मतवातर किया। अच्छा। और परहेज़ कोई ऐसी चीज़ ख़तरनाक नहीं है कि ये नहीं खाना, खा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है। बाज़ ऐसी चीज़ है कि जो मुझे नुकसान देती हैं तो मैं क्यों खाऊं उसे। और हम ये कह देते हैं कि आज अगर आपने बदपरहेज़ी करी या वो चीज़ खा ली जो नहीं खानी थी, तो दूसरे दिन आपके हाथों पे, पैरों पे, जिस जगह भी आपका सोराइसिस है उसके ऊपर रेड निशान आएंगे। वो लाख कहेगा हमने परहेज़ किया, कुछ नहीं खाया, ये नहीं किया, वो क्या, मैं सुनता रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। आखिर में उसका कोई ना घर वाला जो साथ आता बोलता है इसने फलाने दिन ये चीज़ खाई थी, मना किया था फिर भी। अब हमें झुटला रहा है, हम कहते हैं ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन निशान ही उसी सूरत। कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, है ना। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल, सब खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, थोड़ी सी खैरियत नहीं है इसलिए आपको कॉल किया है। अच्छा, अभी पहले बताइए कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? हम इस वक्त बात कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर से। ओके, कराची से, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरे चैनल जो है मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा यहाँ। अब पता है बीमारियों के बारे में, लोग खूबसूरती के बारे में ज़्यादा चक्कर में लगे हुए, गोरा और ये वो फलाना। अब बीमारियों में अच्छे लोग बेचारे कि अभी यूसुफ साहब भी हैं, तो इनसे वो इस्तेमाल करें ना कि आपकी बीमारियां दूर हों, किसी का फायदा होना चाहिए। हाँ ना, बीमारियों के बारे में अब तो रंगोरा करने का इस वक्त तो बहुत ज्यादा सबको पता चल चुका है। अब बेचारे जो तकलीफों में मुब्तला है उनका होना चाहिए ना, तो ये आपने बड़ा अच्छा इनको बुलाया हुआ है, इसीलिए सारे अंग्रेज हो गए ना रंगोरे की वजह से। अच्छा जनाब, क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हम ये हमारे 3 सवाल हैं। एक तो ये कि हमारा भाई है, उनकी उल्टी टांग में आजकल इतना शदीद दर्द है, और सबसे पहले तो हकीम सैयद लोधी साहब को हमारा बहुत बहुत सलाम, ठीक है ना। और उनसे बस ये 3 क्वेश्चन है हमारे कि उल्टी टांग में उनकी बहुत शदीद तकलीफ है भाई के, तो वो शायद नस दब रही है क्या, और फिजियोथेरेपी भी अब कल से शुरू की है, लेकिन ये ज़माने से उनका और बैठा उठा भी नहीं जा रहा, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हो, तो अभी भी एक डॉक्टर के पास गए हुए वो ना, तो उनके लिए कुछ ये बता दें। ये आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा बता दें, अच्छा चलें।
दूसरा, अम्मी के सर में भी बहुत खुश्की है और वो जैसे छिलके और जख्म से दाने वाने नहीं हो जाते उस टाइप का अम्मी का। और तीसरा एक और सवाल है कि हमारी बेटी 22 इयर्स की है और उसके बाल जो हैं बहुत अब सफ़ेद होना शुरू हो गए, 15-20 बाल सफ़ेद हो गए उसके। अच्छा। और वो नज़ला बहुत रहता है, उसको छींकें बहुत आती हैं। ज़रा इन 3 चीज़ों का आप प्लीज़ बता दें तो बहुत दुआएं देंगे हम आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले तो इनके जो भाई का जो टांग का मसला जो है, देखिए इन्होंने बताया कि उसकी एक टांग के अंदर है और नस वगैरह भी दबी, नस वगैरह दबती, एक टांग में भी होगा और उसी हाथ में भी होगा। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लेग में भी होगा और हैंड पे भी होगा। ठीक है। उनमें अकड़ाव आता होगा। वो जहाँ कोई जॉब कर रहे हैं या ऑफिस में बैठते हैं या कहीं पर भी, तो उनकी जो है ना जो झुकाव है बॉडी का वो थोड़ा सा गलत है, उनका बैठने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से उनका झुकाव राइट पर है तो उनकी लेफ़्ट डैमेज है। तो ये उन्होंने खुद बिगाड़ा, कोई मरज़ नहीं है ये, और ये ठीक हो सकता है। कैरोप्रैक्टिस से भी ये सही हो जाएगा और अपना इनको तरीका बता दिया जाएगा, उससे भी ये सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ये बीमारी नहीं है, ये वैसे ही इन्होंने अपने आप को मरज़ में डाल दिया। जैसे मामूमन बताता है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें अपने पोस्चर सीधा रखना चाहिए, जैसे घर में डबल तकिया लेके लेटते हैं और या मोबाइल के ऊपर झुके हुए इस तरह से, इसी तरह से ऑफिस में बैठे हुए तो ऐसे झुके हुए, ये हम अपना पोस्चर खुद बिगाड़ लेते हैं। उसके बाद में इस मरज़ में शामिल हो जाते, फिर कहते हैं नस दब रही है। दब नहीं रही, आपने खुद पोस्चर बिगाड़ के इस नस को दबाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल उनका था, उनकी अम्मी वालदा जो हैं उनके सर में जो है वो स्केल से बनते हैं दाने, और ये उसी डाउट उसी पे ये स्केल्प सोराइसिस जो होता है, ये शायद उस किस्म की कोई चीज़ हो, अल्लाह ना करे। वो उम्मीद है कि शायद डैंड्रफ तक ही हो मामला। लेकिन एक दफ़ा ये क्लिनिक, जैसे कराची में ही है तो क्लिनिक है हमारा गुलशन में, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं, तो इनकी वालदा की स्किन की ना कंडीशन देख के फिर इनको डायग्नोस कर देंगे कि आया ये मसला है क्या। अगर ये स्कैल्प सोराइसिस है तो गर्म चीज़ें और खट्टी चीज़ें इनको अभी फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। पहली एहतियात तो ये शुरू करते हैं, बाकी ये कि दूसरी चीज़ें देख के देंगे। तीसरा सवाल उनका मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सफ़ेद बालों वाला मैं यूसुफ लोधी साहब से पूछूंगा। वो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ का हमारे कराची का क्लाइमेट जो है ना वो मुनासिब नहीं है, और ये अमूमन जो है ना नज़ला, जब नज़ला होता है तो उसकी वजह से ये बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बालों का गिरना, कि हम जो ड्राई बहुत करते हैं, सर धोने के बाद हम फ़ौरन जो है ना उसको लो ड्राई लेके, सही है, उससे बालों की ग्रोथ को हम खुद कमज़ोर कर देते हैं। बाल इस तरह से होते हैं जिस तरह से एक खजूर का दरख्त है, लेकिन जब हम उस पर गर्म चीज़ लगाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, तो दिन ब दिन वो उसकी जो है ना ग्रोथ ख़त्म होती चली जाती है। ये साइनस की वजह से होता है। साइनस का ट्रीटमेंट एक दफ़ा करवा लें इंशाल्लाह, ये जो चीज़ है ना, एक तो नज़ला ज़ुकाम ये ख़त्म होगा। इसके अलावा जो हेयर ऑयल है हमारा लोधी हेयर ट्रीटमेंट के नाम से, तो वो बालों को काला भी करता है, अगेन दोबारा से जो बालों का कलर होता है ओरिजिनल वो दोबारा लेके आता है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी कर देता है, तो वो यूज़ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो हमने याद से साइनस के बारे में ज़रूर बात करनी। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो मुतासिर हैं और वो सर्जरी करवाते हैं और दोबारा फिर से ये सारा कुछ हो चुका होता है। थैंक यू सो मच लोधी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मुफीद बातें रहीं। प्रोग्राम के वक्त का पता ही नहीं चला कहाँ गया, अपने अख्ताम की तरफ पहुँच चुका। तो फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को आपको इजाज़त देना होगी। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।